हेलो एंड वेलकम टू स्टैटिक मित्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमएसडी 13 के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पास्ट ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, 2-3 साल के पेपर देखने के बाद में जो भी क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेडली रिपीटेड उन थीम्स में रिपीट किए जाते हैं, उनका एनालिसिस और आपके मॉडल आंसर्स इस वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है। सो इस वीडियो में आपको सारे के सारे मॉडल आंसर्स क्लियर एंड क्रिस्प एंड सॉर्टेड लैंग्वेज में मिलेंगे, ताकि आपको कम समय में आप अच्छे से रिवाइज कर सको, मेमोराइज कर सको इन चीज़ों के बारे में। ठीक है। अगर मैं एक एक चीज़ इसमें आपको बताना चाहूँगा शुरू में, कि इस वीडियो का पर्पस इतना सा है कि आपकी थिंकिंग को थोड़ा सा एक्सपेंड करके कुछ चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देके, अगर उस लाइन्स पे अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसका आंसर बना सको। इसका पर्पस मात्र ये है। जैसे कि फ्रांसीसी उपन्यास का प्रश्न यहाँ पे है, तो फ्रांसीसी उपन्यास की पृष्ठभूमि पे अगर कोई प्रश्न आता है तो आप इस वीडियो में अपन जो पढ़ेंगे उसको आधार बना करके अपना आंसर जो है लिख सकते हो। ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है आपको, कभी कभी जो है चीज़ें आपको जोड़ तोड़ के लिखनी पड़ती है, उस तरह से आपका आंसर बनाना है। ऑल दो आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद में आपकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि उपन्यास और उस उपन्यास के विकास से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आपके आता है तो आप उसको करने में सक्षम होंगे। ठीक है। सो क्वेश्चन कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको 8 से 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाऊंगा। ठीक है। एक ही वीडियो होगा, कोई इसका और अलग पार्ट नहीं आने वाला है। ठीक है। सो क्वेश्चन इस तरह के हैं कि रेड बॉक्स में जो क्वेश्चन है तो वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, वो बार बार पूछे गए हैं। ठीक है। सो एक ही क्वेश्चन को अपन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको जो है, पीडीएफ का वेट मत करिएगा, इस वीडियो से ही रिवाइज करिएगा, क्योंकि पीडीएफ को ऑर्गेनाइज करना और फिर वापस देना वो थोड़ा सा रहेगा। बट टेलीग्राम पे आपकी पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा आपको इसकी, है ना। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कथा विकास में पात्रों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए चरित्र चित्रण की विभिन्न पद्धतियों का परिचय दीजिए। ठीक है। तो आपका जो पात्रों का चरित्र होता है उस पर कौन कौन सी किस तरह की विधियां आती है उस पर डाला गया है। पात्रों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए चरित्र चित्रण की विभिन्न पद्धतियों का परिचय दीजिए। ठीक है। सो कथा विकास में पात्रों का महत्व। ठीक है। कथा विकास में पात्रों का महत्व क्या होता है, पहले अपन इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। सो पात्र कथा के प्राण तत्व होते हैं। कथा की घटनाएं पात्रों के माध्यम से आगे बढ़ती है। ठीक है। उपन्यास के बारे में है तो ये पूरा पेपर जो आपको उपन्यास के बारे में सोचते हुए लिखना है, तो उपन्यास में बहुत सारे पात्र होंगे, बहुत सारी कहानियां होंगी, है ना। अवान्तर कथाएं, लघु कथाएं, है ना, इस तरह की कथाएं बहुत सारी होंगी, उसमें पात्र भी अलग अलग होंगे। तो डेफिनेटली कथा के पात्र ही उसके प्राण तत्व होते हैं। कथा की घटनाएं पात्रों के माध्यम से आगे बढ़ती है। बिना सशक्त पात्रों के कथा जो हो जाती है वो निष्प्राण हो जाती है। ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये कथा के विकास में पात्रों का महत्व हो गया। उसके बाद पात्र और कथानक का संबंध क्या होता है। पात्र और कथानक का संबंध, पात्र कथानक को गति प्रदान करते हैं। पात्र जो होते हैं कथानक को गति प्रदान करते हैं। पात्रों के निर्णय, संघर्ष और क्रिया कथाओं को विकसित करती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मानवीय संवेदना का संप्रेषण भी जो है पात्र करते हैं। ठीक है। मानवीय संवेदना का संप्रेषण कौन करेगा, पात्र उनके उनके माध्यम से करेंगे। ठीक है। पात्रों के माध्यम से लेखक मानवीय भावनाएं प्रस्तुत करता है। ठीक है। सुख दुख, प्रेम, संघर्ष, पीड़ा पात्रों को मूर्त रूप देते हैं। ठीक है। पात्रों के माध्यम से उनके उनके वक्तव्यों से ही उपन्यास में पता लगता है कि किस कौन सा पात्र दुख में है, कौन सा प्रेम में है, कौन सा संघर्ष कर रहा है और कौन सा पीड़ा के अंदर जो है। ठीक है। उपन्यास पढ़ा होगा तो आपको शायद ये चीजें ऑब्वियसली पता होंगी। ठीक है। चरित्र चित्रण का अर्थ क्या होता है। चरित्र चित्रण का अर्थ होता है पात्र के बाह्य और आंतरिक व्यक्तित्व का चित्रण करना, कि पात्र जो बाह्य बाहर चीजें जो कर रहा है उसके अंतर्मन में जो चीजें चल रही है उनके बारे में उनका चरित्र चित्रण करना। ठीक है। इससे पात्र जीवंत और विश्वसनीय बनता है। ठीक है। इसके बाद प्रत्यक्ष चरित्र चित्रण क्या होता है। प्रत्यक्ष चरित्र चित्रण में ये होता है कि एक तो उपन्यास के अंदर पात्र जो खुद अपनी विशेषताएं बताता है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि लेखक को भी खुद अपनी अपनी ओर से भी जो है पात्र की विशेषताएं बतानी पड़ती है बीच बीच में। तो प्रत्यक्ष चरित्र चित्रण क्या होता है कि लेखक स्वयं पात्र के गुण दोष बताता है। ठीक है। लेखक खुद लिखेगा, पात्र नहीं बोलेगा, लेखक इसमें लिख रहा होगा या खुद बोल रहा होगा। ठीक है। यह पद्धति सरल और स्पष्ट होती है, जहां पर लेखक बता देता है उस पात्र के बारे में। अप्रत्यक्ष चरित्र चित्रण क्या होता है कि अप्रत्यक्ष चरित्र चित्रण में पात्र के संवादों से पता लगता है, उसके कार्यों से और उसके व्यवहारों से ये चरित्र उभरता है कि ये पात्र किस टाइप का है। ठीक है। जैसे कि गोदान में होरी किस तरीके का पात्र है, वो बेसिकली दब्बू किस्म का पात्र है। वो बेसिकली समाज की जो मर्याद होती है उस पर उससे उससे दबने वाला व्यक्ति है। तो वो उसके कृत्यों से पता लगता है, लेखक खुद नहीं बताता, राइट, वो उभर के आता है उस उपन्यास के अंदर। अप्रत्यक्ष चरित्र चित्रण में एक चीज ये भी होती है कि यह अधिक प्रभावशाली होता है। अगर किसी चीज के बारे में खुद किसी कोई बताए नहीं, अपन को खुद एहसास हो, तो वो चीज ज्यादा प्रभावशाली होती है, राइट। तो ये अधिक प्रभावशाली होता है। और ये कलात्मक पद्धति भी है कि लेखक की कलात्मकता, लेखक की लेखन शैली का पता लगता है कि जो है लेखक खुद नहीं बताते हुए भी उसके भावों, उसको कृत्यों से जो है पात्र के जो काम होंगे उनसे ही उसका चरित्र को उभार देता है। ठीक है।
संवाद द्वारा भी चरित्र चित्रण होता है, जैसे कि पात्र की भाषा से भी पता लगता है कि पात्र सहज सहज है या फिर थोड़ा विशिष्ट है, गांव का है या फिर शहर का है, ठीक है। तो पात्र की भाषा से, उसकी शब्दावली से, उसके बोलने के ढंग से भी उसके स्वभाव को दर्शाता है ना। तो ये चित्र, ये इस तरह की ये चीज़ें भी, जो संवाद भी होते हैं, जो पात्र के चरित्र चित्रण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, राइट। इसके बाद कार्य द्वारा चरित्र चित्रण होता है, जैसे कि पात्र के कर्म, उसके नैतिक स्तर और दृष्टिकोण को भी जो है प्रकट करते हैं, कार्य द्वारा भी उसका चरित्र चित्रण किया जा सकता है। अन्य पात्रों की प्रक्रिया द्वारा भी पात्र का चरित्र चित्रण होता है, जैसे कि दूसरे पात्र किसी पात्र के बारे में जो कहते हैं उससे भी उसका चरित्र स्पष्ट होता है। निष्कर्षतः क्या कह सकते हैं कि पात्र जो होता है कथा की आत्मा है, पात्र जो है कथा की आत्मा है। सशक्त चरित्र चित्रण के बिना कथा विकास संभव नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रांसीसी उपन्यास को लेकर के बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, आया हुआ बहुत बार। तो ये क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण है, जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। उपन्यास, फ्रांसीसी उपन्यास की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुए उसके प्रारंभिक स्वरूप पर क्या करना, प्रकाश डालना है, ठीक है। तो फ्रांसीसी उपन्यास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही क्या रही है। फ्रांस में उपन्यास का विकास सामाजिक और बौद्धिक आंदोलनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पुनर्जागरण और प्रबोधन काल में इसकी नींव रखी गई, ठीक है। इस पर जो है मध्ययुगीन का प्रभाव देखने को मिलता है। तो प्रारंभ में रोमांस और वीर गाथात्मक आख्यान जो इसमें देखने को मिलते हैं। कल्पना प्रधान कथाएं भी जो इसमें देखने को मिलती है, फ्रांस का जो उपन्यास है उसके अंदर। पुनर्जागरण में क्या देखने को मिलती है, देखो शुरू में तो क्या देखने को मिलता था, कोई भी अगर किसी भी चीज़ का विकास के बारे में बात करते हैं तो उसके सबसे पहले आदिकाल के बारे में बात करते हैं। तो फ्रांस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी रही है, सामाजिक और बौद्धिक आंदोलनों से जुड़ी रही है। पुनर्जागरण और प्रबंधन काल में इसकी नींव रखी गई। मध्यकाल में कैसा रहा है, रोमांस और वीरगाथात्मक आख्यान इसके अंदर लिखे जाते रहे हैं। कल्पनात्मक कथाएं भी इसके अंदर उस टाइम पे ज़्यादा होती थी। पुनर्जागरण काल में क्या हुआ कि इसमें मानव केंद्रित दृष्टिकोण का विकास हुआ, है ना, और यथार्थ की ओर उसका झुकाव प्रारंभ हुआ फ्रांसीसी उपन्यास का, ठीक है। फिर आधुनिक काल में जो आज 18वीं सदी का योगदान क्या है इसमें, समाज, नैतिकता और व्यक्ति की समस्याओं पर लेखन जो है इस उपन्यास में किया गया, ठीक है। उपन्यास सामाजिक चेतना का माध्यम भी जो है फ्रांसीसी उपन्यासों में दिखता मतलब उभरता हुआ दिखता है, ठीक है। तो सामाजिक चेतना का माध्यम भी जो है ये फ्रांसीसी उपन्यास जो है बना है, ठीक है। इसका भी आप ध्यान रखेंगे, राइट। इसके बाद देखो तो वहाँ के उपन्यासों में फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव भी पड़ता है ना। आपने देखा होगा फ्रांस की क्रांति जो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब आज भी उसमें समानता और असमानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की जो प्रेरणा मिलती है पूरे विश्व में, वो फ्रांस की क्रांति से देखने को मिलती है। तो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना जो फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य तत्व थे, तो ये वहाँ के उपन्यासों में दिखते हैं, ठीक है। इसके बाद साहित्य में जन सरोकारों का प्रवेश भी जो है फ्रांसीसी उपन्यासों की ही देन रही है, ठीक है। प्रारंभिक उपन्यास का स्वरूप कैसा रहा है, तो प्रारंभिक उपन्यासों में जो कथानक था बेसिकली अपेक्षाकृत सरल होता था। पात्र भी सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधित्व करते थे और यथार्थ की ओर झुकाव एक अलग पक्ष है कि यथार्थ की ओर झुकाव जो है यहाँ के उपन्यासों में ज़्यादा दिखता है, कि जो असल जमीनी हकीकत है वो जो यहाँ के उपन्यासों में आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। कल्पना के स्तर पर यहाँ पर जीवन की सच्चाइयाँ दिखती है यहाँ के उपन्यासों में, कल्पना का जो है कम थोड़ा सा प्रभाव इस टाइम पे दिखता है, राइट। समाज की विसंगतियों का चित्रण भी जो इसमें होता है, ठीक है। उपन्यास केवल आस्वादन का एक जरिया नहीं होता, उपन्यास के माध्यम से सामाजिक चेतना को भी जागृत करने का प्रयास जो है किया जा सकता है, जो फ्रांसीसी उपन्यासकारों ने किया है, ठीक है। किस तरह की शैली रही है उनकी उपन्यास लिखने की, तो उपन्यास की वर्णनात्मक शैली भी रही है और विश्लेषणात्मक भी रही है, ठीक है, कि चीज़ों को जैसी है वैसे उतार देना और उनका एक विश्लेषण भी प्रस्तुत करना, एक एनालिसिस भी देना उपन्यासों के अंदर जो है देखने को आपको मिलता है, ठीक है। इसके बाद उनकी भाषा स्पष्ट और तार्किक है, ठीक है, भाषा भी जो उनकी स्पष्ट और तार्किक है। इसके बाद देखो तो अब इसका महत्व क्या है फ्रांसीसी उपन्यास का, परंपरा का, तो फ्रांसीसी उपन्यास ने आधुनिक उपन्यास की दिशा तय की, ये जो है इसका महत्व रहा है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि यथार्थ इनके उपन्यासों में ज़्यादा दिखता है, तो उन्होंने आज के यथार्थ को जो है यथार्थवाद आज आधुनिक युग की देन है ना, तो इसलिए जो है ये सबसे पहले आपको फ्रांसीसी उपन्यासों में देखने को मिलता है। साथ ही इन फ्रांसीसी उपन्यासों पर यूरोपीय साहित्य का भी गहरा प्रभाव रहा है, ये भी एक बात है। निष्कर्ष क्या बोल सकते हैं कि फ्रांसीसी उपन्यास की पृष्ठभूमि सामाजिक परिवर्तन से निर्मित हुई है। प्रारंभिक स्वरूप से आधुनिक उपन्यास की आधारशिला जो है फ्रांसीसी उपन्यासों में देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा गया कि भारतीय उपन्यास को राष्ट्रीय रूपक कहना कहाँ तक उपयुक्त है। तो देखो भारतीय उपन्यासों की परंपरा जो है काफ़ी समृद्ध रही है। प्रेमचंद के जो उपन्यास रहे वो बहुत ही ज़्यादा सशक्त रहे इस मामले में, ठीक है। इसमें बेसिकली ये कह रहे हैं कि भारतीय उपन्यास जो है बेसिकली राष्ट्रीय रूपक का मतलब क्या है कि राष्ट्र का जो एक स्वरूप है वो उनमें दिखता है, राष्ट्र की जो पूरी जो खाका है उसके अंदर नजर आता है, कहने का मतलब ये है। तो प्रश्न में क्या देखो, भारतीय उपन्यास को कई आलोचक राष्ट्रीय रूपक यानी नेशनल एलिगरी मानते हैं। इसका आशय यह है कि उपन्यास में चित्रित घटनाएं, पात्र पूरे राष्ट्र की स्थिति का प्रतीक होते हैं। बिल्कुल जो प्रेमचंद का गोदान है वो पूरा का पूरा राष्ट्र की स्थिति का प्रतीक रहा है, राइट।
इसके बाद राष्ट्रीय रूपक की अवधारणा का मतलब क्या है कि रूपक वह साहित्यिक विधि है जिसमें एक कथा व्यापक अर्थ देती है, जिसमें जो एक कथा होती है व्यापक अर्थ का संकेत देती है। भारतीय उपन्यासों में व्यक्ति की समस्या अक्सर राष्ट्रीय समस्या का प्रतीक बन जाती है। ये आप देखने को मिलती है, ये इसलिए राष्ट्रीय रूपक भी कहा जाता है, राइट। ऐतिहासिक संदर्भ क्या रहा है इसका, तो देखो ऐतिहासिक संदर्भ ये रहा कि औपनिवेशिक जो टाइम था, ब्लैक शेड वाला टाइम था, उसमें जो भारत की सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्थिति थी, जिन संकटों से भारत गुजर रहा था, उसको जो यहाँ के उपन्यासों ने जगह दी है, तो इसलिए ये यथार्थ के नज़दीक पहुंच जाता है। तो औपन्यासिक काल में भारतीय समाज राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संकटों से गुजर रहा था। उपन्यासकारों ने इन संकटों को कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो राष्ट्र का रूप जो है उपन्यासों के अंदर नजर आने लगता है, ठीक है। प्रेमचंद के उपन्यासों में आपका गोरी में गोदान जो है उसके अंदर होरी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि शोषित भारतीय किसान वर्ग का जो प्रतीक दिखलाई पड़ता है। जैसे कि कर्मभूमि और रंगभूमि में भी किसानों की दशा पर जो है प्रकाश डाला प्रेमचंद ने। तो कर्मभूमि और रंगभूमि में भी राष्ट्रीय चेतना और संघर्ष स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन भी इनमें राष्ट्रीय आंदोलन का जिक्र भी कहीं ना कहीं इनमें देखने को मिलता है। तो स्वतंत्रता आंदोलन ने उपन्यास को राष्ट्रवादी दृष्टि दी। स्वदेशी, आत्मसम्मान और बलिदान जैसे मूल्य उपन्यासों में उभरे। तो ये मूल्य जो उपन्यासों में काफ़ी ज़्यादा जिक्र इनका किया जाता रहा है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो सामाजिक संरचना का चित्रण भी जहाँ देखने को मिलता है कि जाति, वर्ग, स्त्री स्थिति, ग्रामीण शहर विभाजन, ये जो आगे भारत के जो उपन्यास हो, जैसे प्रेमचंद के उपन्यास है, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है ना। ऐसे कई सारे लेखक हैं जिनके उपन्यासों में जाति, वर्ग, स्त्री की स्थिति, ग्रामीण शहर विभाजन की जो है आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है उपन्यासों में, राइट। ये सभी राष्ट्र की व्यापक संरचना का रूपक बनते हैं। सीमाएं क्या है फिर इसकी, सीमाएं ये है कि सभी भारतीय उपन्यास राष्ट्रीय रूपक नहीं होते, कि सभी जो उपन्यास लिखे गए हैं वो सारे के सारे राष्ट्र के रूपक नहीं है, कुछ कुछ तो है अलग प्रवृत्ति के भी हैं उनके अंदर। तो आधुनिक और उत्तर आधुनिक उपन्यास अधिक व्यक्तिगत और आत्मकेंद्रित है, कि आज़ादी के बाद जो उपन्यास लिखे गए वो उपन्यास उतने राष्ट्रीय रूपक नहीं रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति केंद्रित हो गए। क्योंकि आज़ादी मिलने के बाद में व्यक्ति खुद की ज़्यादा सोचने लगा था, राष्ट्र का जो है सोचना उसका कम हो गया था, इसलिए वो आत्म केंद्रित ज़्यादा हो गए, इसलिए उनमें राष्ट्र का जो चरित्र रूपक जो बनना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। बट आज़ादी से पहले के जो उपन्यास लिखे गए वो राष्ट्रीय रूपक के प्रतिनिधित्व करते दिखलाई पड़ते हैं, ठीक है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आज के उपन्यासों में वैश्वीकरण, निजी पहचान और मानसिक संघर्ष प्रमुख है। यहाँ राष्ट्रीय रूपक की अवधारणा सीमित हो जाती है। हमारी बात समझ में बिल्कुल ये चीज़ क्लियर है आपको, ठीक है। आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो राष्ट्रीय रूपक की संकल्पना उपयोगी है पर सार्वभौमिक नहीं, ठीक है। इसे ऐतिहासिक संदर्भ में ही समझना चाहिए। तो राष्ट्रीय रूपक जो है इसका जो संदर्भ है ना, बेसिकली क्या है, हिस्ट्री से रिलेटेड है वो, ठीक है। हिस्ट्री में जो हुआ है उसका डिपिक्शन जो है आपको उपन्यास में देखने को मिलता है। और आज के उपन्यासों में व्यक्ति केंद्रितता ज़्यादा है, इसलिए जो है ये हमेशा ठीक नहीं है। इनका जो संकल्पना उपयोगी है इस तरह की रूपक वाली, बट जो है ये सार्वभौमिक नहीं, यूनिवर्सल नहीं है, राइट। निष्कर्षतः क्या बोल सकते हैं, निष्कर्षतः ये बोल सकते हैं कि भारतीय उपन्यास को एक विशेष कालखंड में राष्ट्रीय रूपक कहना उपयुक्त है, परंतु सभी कालों और सभी उपन्यासों का यह अवधारणा लागू नहीं की जा सकती, राइट। अंडरस्टूड है ये चीज़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में प्रेमचंद के उपन्यासों पर विचार डालिए। प्रेमचंद जी के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आए, स्वाधीनता आंदोलन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए, तो आपको इसी प्रश्न के जो आंसर को रेफरेंस बना के लिखना है, क्योंकि कुछ भी अलग आंसर नहीं बनने वाला, इसी के इर्द गिर्द ही आपका आंसर बनेगा, राइट। तो प्रेमचंद जी के उपन्यासों पर विचार करें किस संदर्भ में, स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में। तो पहला है कि प्रेमचंद और स्वाधीनता आंदोलन के बारे में क्या चीज़ें हैं, कि प्रेमचंद का रचनाकाल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से गहराई से जुड़ा रहा है। तो प्रेमचंद जी की जो एक्चुअल में जो वो ठीक ढंग से लिखने लगे थे 1919 से लेकर के 1935 तक, है ना। गोदान उनका लास्ट उपन्यास था, ठीक है। सो ये उनका मुख्य काल रहा। आप देखो कि सारे घटनाक्रम जो मुख्य हुए हैं वो सारे के सारे इसमें हुए हैं, है ना। तो प्रेमचंद का रचनाकाल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से गहराई से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो वे केवल साहित्यकार नहीं बल्कि सामाजिक राष्ट्रीय चिंतक भी थे। वे केवल साहित्यकार नहीं बल्कि सामाजिक राष्ट्रीय चिंतक भी थे। राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति इनके उपन्यासों में देखने को मिलती है, जैसे कि प्रेमचंद के उपन्यासों में परोक्ष रूप से राष्ट्रीय आंदोलन की भावना व्याप्त है, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन की भावना उनमें दिखती है। गोदान में देखोगे तो आप ऐसे प्रसंग मिलेंगे आपको, रंगभूमि, कर्मभूमि में ऐसे प्रसंग देखने को मिलेंगे, राइट। साथ ही उन्होंने राजनीति से अधिक समाज को केंद्र में रखा। प्रेमचंद जी के उपन्यासों में आपको राजनीति इतनी देखने को नहीं मिलेगी, है ना। राजनीति को छोड़ करके उन्होंने समाज के पात्रों को जो है, समाज को काफ़ी ज़्यादा स्थान उनके उपन्यासों में दिया है। तो ये आपको वहाँ देखने को मिलेगा, है ना। इसलिए भी उनके जो है उपन्यास है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से डायरेक्टली जुड़ते हैं। इसके बाद कर्मभूमि नाम का उपन्यास रहा, जिसके अंदर उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष और सामाजिक सुधार का समन्वय किया। सत्याग्रह, त्याग और सेवा की भावना का जो है कर्मभूमि के अंदर जो है उन्होंने बखान काफ़ी लंबा चौड़ा
ढंग से किया है। रंगभूमि के अंदर भी उन्होंने औपन्यासिक पूंजीवाद का विरोध किया। अंधे सूरदास का संघर्ष भारतीय जनता के प्रतीक प्रतिरोध का प्रतीक जो बन करके आता है। अंधे सूरदास एक उपन्यास, ये पात्र है रंगभूमि का, है ना। तो उसमें जो आपको ये प्रतीक के रूप में उभर कर नजर आता है कि पूंजीवाद का विरोध किस तरह किया जा रहा था, तो पूंजीवाद से लोग किस तरह परेशान थे वो इसमें दिखाया गया है, राइट। इसके बाद गोदान उपन्यास सब जानते हैं, इसके बारे में जिक्र करना ही पड़ता है। किसान जीवन का यथार्थ चित्रण इसमें देखने को मिलता है। आर्थिक शोषण को राष्ट्रीय समस्या जो है इसमें प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद राजनीतिक चेतना की बात करें तो प्रेमचंद प्रत्यक्ष राजनीतिक नारेबाजी से बचते हैं, कि प्रेमचंद अपने उपन्यासों में राजनीतिक नारेबाजी से बचते हैं। वे जनता की मानसिक और नैतिक तैयारी पर बल देते हैं, ठीक है। ये गांधीवादी थे बेसिकली, गांधीवादी जो थे बेसिकली, इनको केवल आम जनता को प्रभावित करके जो है बदलाव लाने वाले थे ये, राइट। तो राजनीतिक नारेबाजी से बचते रहे। सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता का तालमेल इसके इनके उपन्यास में कैसा देखने को मिलता है, तो सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता पर इन पे बल देखने को मिलता है। जैसे कि जाति प्रथा पर लिखते हैं, ये स्त्री के शोषण पर लिखते हैं, अंधविश्वासों की आलोचना अपने उपन्यासों में करते हैं। प्रेमचंद मानते थे कि सामाजिक स्वतंत्रता बिना राजनीतिक स्वतंत्रता की अधूरी है। बिना सामाजिक स्वतंत्रता बिना राजनीतिक स्वतंत्रता की अधूरी है, मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, ये इसमें देखने को मिला है। इसके बाद पात्रों की भूमिका की बात करें तो इनके पात्र कौन कौन होते हैं। दरअसल प्रेमचंद के जितने उपन्यास लिखे गए उनमें साधारण किसान होते थे पात्रों के रूप में, या मजदूर होते थे, या फिर स्त्रियां होती थी। ये पात्र राष्ट्रीय आंदोलन की जमीनी शक्ति भी है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद इनकी भाषा और शैली की जब बात करते हैं तो भाषा और शैली कैसी है, इनकी सरल और जन साधारण की भाषा है। इसीलिए तो ये फिर जनता के बीच में इतने पॉपुलर हुए, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज आम जनता की बोलचाल की भाषा के बड़े नज़दीक थी। जो हिंदुस्तानी शैली जिसको ये बोलते थे, ये हिंदुस्तानी में लिखते थे, जिसको आज की हिंदी अपन बोलते हैं, ये इसी में लिखते थे उस टाइम पे, राइट। संवेदनात्मकता और यथार्थवादी शैली जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। निष्कर्षतः क्या बोल सकते हैं, निष्कर्षतः ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद के उपन्यास स्वतंत्रता आंदोलन की सामाजिक आत्मा है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण को मानवीय और नैतिक आधार प्रदान किया। उन्होंने राष्ट्र निर्माण को मानवीय और नैतिक आधार प्रदान किया, तो आप इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय चेतना और नवजागरण के अंतर संबंधों पर प्रकाश डालिए, है ना। तो इस पर यही वापस प्रश्न राष्ट्रीय चेतना वाला प्रश्न है, और नवजागरण को दोनों को मिक्स करके जो है इसका आंसर बनाना पड़ेगा अपने को। तो राष्ट्रीय चेतना का अर्थ दरअसल क्या है, राष्ट्रीय चेतना का अर्थ यहाँ पर है, राष्ट्रीय चेतना से आशय किसी राष्ट्र के प्रति सामूहिक बोध, आत्मसम्मान और एकता की भावना है, ठीक है। यह चेतना राजनीतिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक जागरूकता से जुड़ी हुई है, ठीक है। राष्ट्रीय चेतना का अर्थ क्या है, आप सोचो ना, इसका सिंपल सा अर्थ है कि क्या मतलब है कि राष्ट्रीय चेतना का ऐसे किसी राष्ट्र के प्रति सामूहिक बोध, कलेक्टिव जो कॉग्निजेंस होता है वो, सेल्फ रेस्पेक्ट और जो यूनिटी की भावना है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी यहाँ पे। यह चेतना राजनीति की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक जागरूकता से जुड़ी हुई, कि समाज जाग जाएगा यहाँ पे, संस्कृति के प्रति जो है अपनी पहचान के प्रति गर्व का भाव होगा, और राजनीतिक स्वतंत्रता की पॉलिटिकली हम खुद अपने आप पर रूल करें, इस तरह की भावना जो उत्पन्न हो जाएगी राष्ट्रीय चेतना के अंदर। और नवजागरण की अवधारणा क्या है फिर, तो नवजागरण की अवधारणा का अर्थ है कि समाज में नई चेतना, विचार और मूल्यों का उदय होना, ठीक है। भारत में नवजागरण 19वीं शताब्दी में सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन के रूप में विकसित हुआ, ठीक है। तो नवजागरण अवधारणा भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बात करें तो अंग्रेजी शासन, पश्चिमी शिक्षा और आधुनिक विचारों के प्रभाव से नवजागरण का जन्म हुआ। तो नवजागरण स्वतः पैदा नहीं हुआ, ये अंग्रेजी शासन की देन रही है, पश्चिमी शिक्षा का भी इसमें प्रभाव रहा है, और आधुनिक विचारों के प्रभाव से भी नवजागरण का जो है जन्म हुआ है। इसमें पुराने जो आपके सामाजिक सुधारक हैं उनके नाम लिख सकते हो, जैसे राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जैसे चिंतकों का योगदान इसमें काफ़ी रहा है। इसके अलावा आप ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम ले सकते हो, है ना, सावित्रीबाई फुले का नाम लिख सकते हो, बहुत सारे ऐसे जो सामाजिक सुधारक हैं उनका नाम भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना का संबंध जो आप इसमें देखो, इसमें क्या है कि नवजागरण ने भारतीय समाज को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित किया। नवजागरण का मतलब क्या है कि नए सिरे से जागना, नए ढंग से जागना। तो इसमें आत्मचिंतन को प्रोत्साहित किया कि खुद सोचो कि क्या सही है और क्या गलत है, राइट। तो आत्मचिंतन को प्रेरित किया, और सामाजिक सुधारों ने राष्ट्रीय एकता की नींव रखी। सामाजिक सुधारों ने राष्ट्रीय एकता की नींव रखी, जाति के बंधनों को तोड़ना, है ना, स्त्रियों की मुक्ति, इस तरह की जो है ये चीज़ें आपको नवजागरण में देखने को मिलती है। सामाजिक सुधार में क्या देखने को मिलता है कि स्त्री प्रथा का उन्मूलन आपको देखने को मिलता है, नारी शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया, जाति भेद का विरोध किया गया। इन सुधारों ने समाज को आधुनिक और प्रगतिशील बनाया। सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी इस दौरान आपको देखने को मिला कि अंग्रेजों ने कहा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना, उनका कहने का मतलब ये था, बट ऐसा नहीं था। भारत की संस्कृति बहुत ज़्यादा रिच थी, बट लोगों को संज्ञा नहीं था, पता नहीं था। तो सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी हुआ। भारतीय भाषा, साहित्य और संस्कृति के प्रति गर्व की भावना से भारतीय फिर से भरे, और स्वदेशी संस्कृति का
पुनर्मूल्यांकन किया गया और फिर नवजागरण जो है और ज़्यादा प्रखर रूप से फैला, राइट। और नवजागरण की जो विचारधारा राष्ट्रीय आंदोलन में इस तरह जुड़ जाती है कि लोग अवेयर होते हैं और सब साथ मिलके राष्ट्रीय आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन में अपना योगदान देते हैं, राइट। तो नवजागरण ने जनता को बौद्धिक और नैतिक रूप से स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तैयार किया। राष्ट्रीय चेतना का व्यापक समर्थन भी मिला, ठीक है, ठीक है। तो नवजागरण का डायरेक्ट लिंक जो आपका राष्ट्रीय चेतना की जागृत होने से जाता है, ठीक है। साहित्य की क्या भूमिका रही इस दौरान? साहित्य ने नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना दोनों को स्वर दिया। उपन्यास, नाटक और पत्रकारिता प्रभावी इसमें माध्यम बने। परस्पर पूरकता का जो इन्होंने साथ दिया, जैसे कि नवजागरण ने राष्ट्रीय चेतना को दिशा दी, राइट। नवजागरण के कारण से राष्ट्रीय चेतना फैल रही थी, तो दोनों का लिंक इस तरह बिठाओगे आप, राइट। राष्ट्रीय चेतना ने नवजागरण को व्यापक उद्देश्य प्रदान किया, ठीक है। निष्कर्ष क्या बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय चेतना और नवजागरण एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों ने मिलकर आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि ये रेड बॉक्स में जो क्वेश्चन है ये काफी बार बार पूछा गया आपका। ग्रामीण जीवन का विकास पर प्रभाव डालिए, तो ये बेसिकली प्रकाश डालना, तो ये फणीश्वरनाथ रेणु का जो आपका मेलांचल उपन्यास है ना, काफ़ी चर्चा में है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा हुआ रहता है, तो इसके ऊपर इसको बेस बना के आप लिख सकते हो। ग्रामीण जीवन का सबसे बेहतरीन चित्रण इसमें देखने को मिलता है। गोदान में भी काफ़ी देखने को मिलता है, आपको ऐसी बात नहीं है ना। तो ग्रामीण जीवन के ऊपर भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ से इसको यहाँ से अपन पढ़ेंगे। तो हिंदी उपन्यास में ग्रामीण जीवन के विकास पर प्रकाश डालिए। तो ग्रामीण जीवन और हिंदी उपन्यास का क्या लिंक है? देखो, हिंदी उपन्यास का एक प्रमुख विषय ग्रामीण जीवन रहा है। भारत की आत्मा गाँव में बसती है, ये महात्मा गांधी का कथन है कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। ये धारणा उपन्यासों में स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती है, ठीक है। इसके बाद प्रारंभिक अवस्था में क्या स्थिति रही ग्रामीण जीवन और हिंदी उपन्यासों की? तो प्रारंभिक हिंदी उपन्यासों में ग्रामीण जीवन का चित्रण सीमित और आदर्शवादी था। शुरू में आदर्शवाद ज्यादा दिखता था ग्रामीण जीवन के प्रति। ग्रामीण जीवन को नैतिक मूल्यों का केंद्र माना जाता था, है ना। प्रेमचंद का योगदान क्या रहा है इसमें? तो प्रेमचंद का योगदान ऐसा रहा कि प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन को यथार्थ के साथ प्रस्तुत किया। शुरू में तो वो भी बड़े आदर्शवादी टाइप के उपन्यास लिखते थे, जैसे कि उनका एक उनकी कहानी है छोटी सी, बड़े घर की बेटी में, वो है आदर्शवाद का चरम स्तर दिखाते हैं, राइट। बट फिर भी स्टिल गोदान, सेवा आश्रम और प्रेमाश्रम में किसान जीवन का सजीव चित्रण जो किया है, फिर वो आदर्शवाद से निकल करके यथार्थवाद में आ गए थे, राइट। और सबसे यथार्थवादी रचना कौन सी रही उनकी? गोदान, राइट। रंगभूमि, कर्मभूमि वो उस यथार्थवाद की तरफ मुड़ने लगे थे, बट गोदान में तो वो यथार्थवाद का झंडा पकड़ लेते हैं पूरा पूरा, राइट। किसान और कृषकों की समस्या, किसान और कृषक कहाँ होंगे? गाँव में होंगे। तो गाँव और उपन्यास का जो डायरेक्ट लिंक बैठ रहा है यहाँ पे, तो ऋण, लगान, सूदखोरी, शोषण का जिक्र उनके उपन्यासों में होता है। किसानों का संघर्ष उपन्यासों का केंद्रीय विषय बना। तो इस तरह ग्रामीण जीवन जो है उपन्यासों में नजर आता है। सामाजिक संरचना भी वहाँ नजर आती है, जाति व्यवस्था, जमींदारी प्रथा, पंचायत व्यवस्था, ग्रामीण समाज की जटिलता का यथार्थ चित्रण भी जो उपन्यासों में देखने को मिलता है। ग्रामीण स्त्री का जीवन भी जो है उपन्यासों में उभर के आता है, जैसे कि स्त्री की स्थिति कैसी है, श्रम, सामाजिक बंधन भी वहाँ नजर आते हैं, राइट। जैसे जुनिया का जो है एक उपन्यास में, गोदान के अंदर जुनिया एक लेडी है, उसका प्रसंग आता है, राइट। इस तरह जो आप देख सकते हो इसको। ग्रामीण नारी की पीड़ा, सहनशीलता भी इस इनके उपन्यास में देखने को मिलती। स्वाधीनता आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? तो ग्रामीण जनता की जनभागीदारी बढ़ी, ठीक है। राजनीतिक चेतना का प्रसार गांव तक भी हुआ। उपन्यासों में ग्रामीण जीवन का चित्रण जब गांव वाले लोग पढ़ेंगे तो वो भी ज्यादा जागरूक होंगे, है ना। उत्तर प्रेमचंद काल में क्या स्थिति रही? तो उत्तर प्रेमचंद काल में आंचलिक उपन्यासों का उदय हुआ। फणीश्वर नाथ रेणु ने ग्रामीण जीवन के नए रूप को भी प्रस्तुत किया, राइट। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो उपन्यास है वो ऑलमोस्ट 1946 से 48 के आसपास में लिखा गया है ना। तो इस प्रकार वो भी जो ग्रामीण जीवन का एक सच्चा चित्रण देखने को मिलता है, राइट। भाषा और शिल्प की बात करें तो लोक भाषा और बोली का प्रयोग किया गया है। ग्रामीण परिवेश की प्रामाणिकता जो है इससे नजर आती है कि गांव की लैंग्वेज में अगर उपन्यास लिखा गया तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो गांव से टच ज़्यादा नज़दीकी महसूस करता है। निष्कर्ष क्या बोल सकते हैं कि हिंदी उपन्यास में ग्रामीण जीवन का विकास निरंतर हुआ है। यह विकास भारतीय समाज की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलें तो ये फ्रांसीसी उपन्यास वाला एक बार वापस रिपीटेशन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। हिंदी उपन्यास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका का रेखांकित कीजिए। तो ये उपन्यास की भूमिका में राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका लिखेंगे आप, प्रेमचंद वाला वही कंटेक्स्ट उठा के लिखेंगे जो अपन ने ऊपर देखा, नवजागरण वाला, राष्ट्रीय आंदोलन वाला, है ना। और रूपक वाला जो क्वेश्चन था वो, राइट। और बाकी जो क्वेश्चन है अपन उनको आगे डिस्कस करते हैं। तो फ्रांसीसी उपन्यास की लेखन की पृष्ठभूमि के स्वरूप की विवेचना कीजिए। इसमें वापस एक बार इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं कि फ्रांसीसी उपन्यास का विकास यूरोप के सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों से जुड़ा हुआ है। मध्ययुगीन सामंती व्यवस्था के पतन और आधुनिक समाज के उदय ने इसकी भूमिका तैयार की। वही वाली बात है जो ऊपर पढ़ी अपन ने। इन पे पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ा, है ना। मानव केंद्रित दृष्टिकोण का विकास हुआ। धार्मिक कथाओं के स्थान पर मानवीय जीवन और अनुभवों को महत्व मिला। ये मतलब यथार्थवाद को जो इन्होंने अपने उपन्यासों में स्थान दिया। प्रबोधन काल, एनलाइटनमेंट, है ना।
कि पुनर्जागरण जब हुआ तो तर्क, विवेक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार इनके उपन्यासों में दिखता है ना। ये उपन्यास विचार प्रधान और आलोचनात्मक बनने लगे इससे। फ्रांसीसी क्रांति का योगदान भी रहा, जैसे कि समानता, सुंदरता, बंधुता की जो भावना इनके उपन्यासों में नजर आती है। सामाजिक जनजीवन के जीवन को साहित्य का विषय भी बनाया गया इनके उपन्यास में। सामाजिक यथार्थ का प्रवेश किया गया, वर्ग संघर्ष, नैतिक द्वंद्व, सामाजिक विषमता का चित्रण यहाँ देखने को मिलता है। इस प्रकार उपन्यास जो है समाज का दर्पण बना। इस प्रकार फ्रांसीसी उपन्यास का स्वरूप कैसा होता है? स्वरूप बेसिकली विस्तृत कथानक होता है, बहुआयामी पात्र यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलते हैं, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी आपको देखने को मिलता है। यथार्थवादी परंपरा, शैलीगत विशेषताएं, किसी वर्णनात्मक विश्लेषण, जो ऊपर जो क्वेश्चन पढ़ा है ऑलमोस्ट वही है। निष्कर्ष क्या बोल सकते हैं कि फ्रांसीसी उपन्यास लेखन की परंपरा सामाजिक परिवर्तन से निर्मित है। इसका स्वरूप आधुनिक चेतना का प्रतिनिधि है। या आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं एंड इस तरह। अब इसके बाद देखेंगे प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास किस तरह के थे, कि प्रेमचंद से पहले जो उपन्यास लिखे जा रहे थे वो किस टाइप के थे। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया, तो इसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। सो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास की स्थिति कैसी रही है? यह काल हिंदी उपन्यास का प्रारंभिक विकास काल है, मतलब उपन्यास अपनी विकसनशील अवस्था में थे उस टाइम पे। तो उपन्यास अभी परिपक्व साहित्यिक विधा नहीं बनाता उस टाइम पे, मतलब जो उपन्यास का ज्यादातर विकास हुआ प्रेमचंद के काल में हुआ, उससे पहले इतना विकास नहीं हुआ था। फिर भी प्रमुख विशेषताएं क्या रही थी उस टाइम पे? नैतिकता और आदर्शवाद ज्यादा था, ठीक है, जो थोड़ा सा प्रभाव प्रेमचंद में भी शुरुआत में देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्रेमचंद से पहले तो बहुत ज्यादा ही होगा। कथानक की जो प्रधानता वहां देखने को मिलती थी। विषय वस्तु कैसी होती थी? विषय वस्तु में आपको वहां देखने को मिलता था सामाजिक सुधार, नारी शिक्षा, विधवा विवाह, धार्मिक नैतिक समस्याएं वहां देखने को मिलती थी। कथानक की प्रकृति कैसी होती थी? कथानक ज्यादा मिश्रित, ज्यादा कठिन नहीं होता था, सरल और घटनात्मक होता था। संयोग वियोग और उपदेशात्मक प्रवृत्ति ज्यादा होती थी, कि लेखक अपनी मन की बात बताया जा रहा, संयोग वियोग जो देखने को मिलता है, राइट। पात्र कैसे होते थे? पात्र डेफिनेटली आदर्शवादी उपन्यास में आदर्श पात्र होंगे, उसमें मनोवैज्ञानिक गहराई का उनमें अभाव होगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव चीजें लिखना, क्रिटिकली कुछ चीज लिखना नहीं, वैसा वाला, राइट, जिसमें नैतिक शिक्षा भरी पड़ी हो, बस वैसा वाले उपन्यास लिखते थे। संस्कृतनिष्ठ भाषा लिखते थे उस टाइम पे, क्योंकि कहीं कहीं उर्दू और फारसी का प्रभाव भी दिखता है। संस्कृतनिष्ठ भाषा इसलिए लिखते थे क्योंकि उस टाइम पे उपन्यास लिखने के लिए गद्य विधा, गद्य की जो भाषा है उस पर द्वंद्व चल रहा था, राइट। खड़ी बोली से हिंदुस्तानी में जो संक्रमण का काल था वो उस टाइम का काल है, प्रेमचंद के पूर्व का काल। इसलिए प्रमुख उपन्यासकार कौन कौन हुए? लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु उस टाइम का उपन्यास है। किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता नाम का उपन्यास है। लोकप्रियता क्या है? तो तिलिस्मी और रोमांचककारी उपन्यासों का व्यापक पाठक वर्ग जो मिलता है, मनोरंजन प्रधान रचना यहाँ पे इस काल में देखने को मिलती है। सीमाएं क्या है? इसमें यथार्थ की कमी है, सामाजिक यथार्थ की, और जीवन की जटिलता का अभाव है। उस टाइम के तो जब प्रेमचंद पूर्व युग में तो मतलब आप देखो कि उपन्यास जो ब्रिटिश जो शासन था, किस तरीके का स्वरूप अपने यहाँ पे भारत में लिया हुआ था, तो काफ़ी जटिलताएं सामाजिक जीवन में थी, बट वहाँ के उपन्यासों में नजर नहीं आती थी वो। तो जीवन की जटिलताओं का यहाँ के इस टाइम के उपन्यासों में जो अभाव रहता था। तो निष्कर्ष क्या बोल सकते हैं कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास जो थे उस वो केवल नींव रखी गई थी उनकी, विकास नहीं हुआ इतना। प्रेमचंद ने इसी आधार को उपन्यास को यथार्थवादी रूप दिया। ये जो आदर्शवाद से निकाल करके प्रेमचंद ने इसको यथार्थवादी उपन्यास बना दिया, राइट। इसके बाद राष्ट्रीय चेतना और नवजागरण के अंतर संबंधों पर अपन ने देख लिया है। मनोवैज्ञानिक, ये टिप्पणियां बार बार पूछी गई, आंचलिक उपन्यास पर पूछी गई है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास पर पूछी गई है, तो इनके ऊपर छोटा छोटा अपन देख लेंगे, पॉइंट पॉइंट छोटे छोटे, ठीक है। सो मनोवैज्ञानिक उपन्यास के बारे में टिप्पणी देखने को मिलती है। तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास वह उपन्यास है जिसमें बाहरी घटनाओं का की अपेक्षा पात्रों की आंतरिक मानसिक स्थिति का चित्रण प्रमुख होता है। इसमें मानव मन की जटिलताओं, भावनाओं और द्वंद्वों का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। उद्भव की पृष्ठभूमि कैसी रही है? 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के विकास का साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। फ्रायड, युंग आदि के सिद्धांतों से प्रेरणा मिली। देखो मनोविज्ञान बेसिकली मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्यों लिखे गए? क्योंकि जब समाज विकास की तरफ गमन करता है तो व्यक्ति को खुद के लिए सोचने का काफ़ी समय मिलता है। खुद के लिए सोचने का समय मिलता है तो उसके दिमाग में कई सारे विचार उपजते हैं और उन विचारों का वो विश्लेषण करता रहता है, उन पर चिंतन मनन मंथन जो करता रहता है। उसी मंथन को लेकर के वो उपन्यास रचता है खुद से बैठ करके। तो वो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण वाले जो है उस प्रकार के उपन्यास वो रच देता है। उन्हीं को मनोविज्ञान में ये फ्रायड और युंग जैसे सिद्धांतकारों ने या फिर इन जो साइकोलॉजिस्ट ने इन्होंने अपने उपन्यास की जो अवधारणा दी और इस तरह के उपन्यास लिखे गए जिनमें मानव मन की जटिलताओं, भावनाओं और द्वंद्वों का विश्लेषण किया जाता है, राइट। क्योंकि जब ऑप्शंस ज़्यादा होंगे व्यक्ति के पास तो वो डायलेमा में आएगा, डायलेमा में ज़्यादा आएगा तो वो इमोशनल भी होगा कि ये कुछ क्या छोड़ें क्या रखें, है ना, उस वाली चीज़ में आ जाएगा। सो इस प्रकार ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का विकास हुआ। इसमें कथानक की विशेषताएं क्या होती है कि अंदर मनी मन में कुछ सोच रहा तो कथानक इसमें गौण हो जाता है। मानसिक प्रक्रियाएं कथा को आगे बढ़ाती है, मानसिक प्रक्रिया के माध्यम से जो कथा आगे बढ़ती है। पात्र चित्रण कैसा होगा? पात्र जो अंतर्मुखी होंगे, खुद के अंदर सोच रहे होंगे, बट लेकिन वो संवेदनशील होंगे। उनका संघर्ष बाहरी नहीं आंतरिक होता है। समझ में आ रहा होगा ये चीज। संघर्ष कैसा है? चेतन अवचेतन का संघर्ष है। खुद के मन में की
आपको पता भी है कि क्या सही है, बट आपको ये उसमें डायलेमा है कि ये करें या नहीं करें, राइट। तो वो उस तरह का चेतन अवचेतन का जो द्वंद्व यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। इसके बाद शिल्प की बात करें तो शिल्प यहाँ पे आत्मसंवादात्मक स्मृति और स्वप्न प्रतीक वाले होते हैं। समय क्रम का विघटन होता है यहाँ पे। भाषा सूक्ष्म सांकेतिक और प्रभाव प्रदान यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। कम शब्दों में गहन अर्थ यहाँ पे छुपे हुए होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कम शब्दों में यहाँ पे गहन अर्थ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कम शब्दों में गहन अर्थ यहाँ पे देखने को मिलता है। हिंदी में उदाहरण कौन कौन जिन्होंने इस तरह के उपन्यास लिखे हैं, तो अज्ञेय इलाचंद जोशी इस तरह के जो है रचनाकार हो, जिन्होंने मनोवैज्ञानिक गहराई वाली रचनाएं रची है। महत्व क्या रहा है इसमें, व्यक्ति की मानसिक सच्चाई को समझने का माध्यम बने इस तरह के उपन्यास। आधुनिक जीवन की जटिलताओं की अभिव्यक्ति भी इस तरह से होती है, ठीक है। इसके बाद आंचलिक उपन्यास पर कई कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है और छोटा भी आ सकता है। तो आपको इसको दोनों ढंग से बढ़िया ढंग से लिखना है, राइट। सो इसको अपन कंप्लीट करते हैं यहाँ से। तो आंचलिक उपन्यास का अर्थ क्या है कि विशेष क्षेत्र यानी विशेष अंचल, जीवन, भाषा और संस्कृति पर आधारित उपन्यास होते हैं। स्थानीयता जो है इसके मूल में होती है, रीजनलिटी जो है इसके मूल में आपको देखने को मिलती है। जस्ट गिव अ सेकंड, ओके। तो इसका उद्भव कैसे हुआ, प्रेमचंद के बाद ग्रामीण यथार्थ की गहरी समझ विकसित हुई। क्षेत्रीय अस्मिता की चेतना जो यहाँ पर देखने को मिलती है कि किसी एरिया, पर्टिकुलर एरिया की बात को एरिया पर ही किसी, जैसे कि मेरीगंज आपको एक गांव है जो आपको आपको इसमें फणीश्वरनाथ रेणु के जो है उपन्यास में उसकी पृष्ठभूमि लिखी गई है, उसी गांव को लिखा गया है, उसके ऊपर उसी के इर्द गिर्द जो उपन्यास पूरा घूमता है। तो इस तरह स्थानीयता की प्रमुखता इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। ग्रामीण जीवन का इसमें आपको विषय वस्तु किस दिखेगी, ग्रामीण जीवन दिखेगा, लोक संस्कृति परंपराएं संघर्ष आपको दिखेगा। भाषा कैसी होगी, आंचलिक बोली होगी, लोक भाषा होगी इसके अंदर, है ना। प्रामाणिकता का प्रमुख आधार भी यही भाषा होती है उसके अंदर, ठीक है। पात्र कैसे होंगे, स्थानीय समाज से लिए गए होंगे, सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करते होंगे, ठीक है। रचनाकार कौन कौन हुए इस तरह के, फणीश्वरनाथ रेणु का जो मेलांचल काफी प्रसिद्ध उपन्यास है, मेला आंचलिक उपन्यासों में शिव प्रसाद सिंह और रामदरस मिश्र भी जो है इस तरह के उपन्यास लिखे हैं। शिल्प कैसा होगा, वर्णनात्मक शैली होगी, लोकगीत लोक कथाओं का प्रयोग होगा इसके अंदर। महत्व क्या है ऐसे उपन्यासों का, हिंदी उपन्यासों को नई भूमि दी ऐसे उपन्यासकारों ने। ग्रामीण जीवन की वास्तविक तस्वीर भी जो ऐसे उपन्यास पेश करते हैं। सीमाएं क्या रही है, कभी कभी अति स्थानीयता हो जाती है कि वो उपन्यास केवल उसी क्षेत्र के लिए सिमट के रह जाता है, अदरवाइज उस क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाता है। तो व्यापक पाठवर्ग के लिए कठिन है। जैसे कि अगर कोई मेलांचल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भोजपुरी वाले क्षेत्र में, या है ना जहाँ भोजपुरी बोली जाती है उस क्षेत्र का वो उपन्यास है बेसिकली। तो जो भोजपुरी नहीं जानता उसको थोड़ा उस उपन्यास में देखने पढ़ने में दिक्कत आ सकती है। बट जो गोदान जो लिखा गया है हिंदी में लिखा गया है, तो उसको कहीं का भी व्यक्ति पढ़ सकता है। जैसे असम का व्यक्ति भी उसको पढ़ सकता है क्योंकि उसको वो लैंग्वेज समझ में आती है। जम्मू कश्मीर का व्यक्ति भी उसको पढ़ सकता है क्योंकि उसको हिंदी आती है। फिर साउथ इंडिया का कोई व्यक्ति भी उसको पढ़ सकता है। बट मेलांचल को सब कुछ सारे व्यक्ति नहीं पढ़ सकते क्योंकि उसमें आंचलिकता का है टच है, ये उसकी जो है लिमिटेशन भी बन के आती है। आंचलिक उपन्यास भारतीय जीवन की जड़ों से जुड़ा हुआ है, ये आपका इस तरह इसको आप लिख देंगे। इसके बाद आलोचनात्मक यथार्थवाद, इसको आप खुद से पढ़ लेंगे क्योंकि रिपीटेशन इतना नहीं हुआ, बट फिर स्टिल पूछ सकते हैं, काफ़ी अच्छा है ये। आलोचना में मार्क्सवाद, विचारधारा, सामाजिक विषमता के प्रति चेतना, इस तरह वही चीज़ें आपको देखने को मिली थी। शोषण, अन्याय, सत्ता संरचना, दृष्टिकोण तटस्थ नहीं होंगे, प्रतिबद्ध होंगे, है ना। शोषण उत्पीड़ित वर्ग का जिसमें चित्रण होगा। भाषा कैसी, सीधी सपाट और तथ्यात्मक होगी, भावुकता से दूरी होगी, मतलब ये इमोशनल नहीं होता है इस तरह के रचनाकार। इसमें प्रेमचंद भी आते हैं, यशपाल भी आते हैं। सामाजिक यथार्थ की इसमें आलोचना जो है इसमें देखने को मिलती है। महत्व तो क्या है, सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम बनाया इन्होंने साहित्य को, न कि साहित्य को जो है आस्वादन का जो है मतलब एक तरह से टूल बनाया। पाठक को सोचने पर विवश करते हैं इस तरह के उपन्यास। सीमाएं क्या है, कभी कभी कला पक्ष इनमें कमजोर होता है, बट इनका तो कला को प्रदर्शित करना तो इनका मतलब मुख्य जो है ध्येय होता ही नहीं। इनका तो केवल साहित्य को एज ए सामाजिक सुधार के रूप में प्रयोग करना जो इनका उद्देश्य होता है। तो आंचलिक आलोचनात्मक जो यथार्थ, ये जो आपकी रचनाएं होती है वो बेसिकली यथार्थवाद, सामाजिक जागरूकता का सशक्त माध्यम बनती है। रोल्फ फॉक्स के उपन्यास में लोक जीवन, आप चाहो तो इस तरह की जो थिंकर वाले क्वेश्चन है उनको छोड़ सकते हो क्योंकि इसके अलावा भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जहाँ पे आप लिख सकते हो। स्टिल एक ये साहित्यकार अंग्रेजी के, इनकी एक रचना है यहाँ पे, रोल्फ फॉक्स का परिचय पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी साहित्य के प्रगतिशील लेखक है ये। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से इन्हें साहित्य सर्जन किया। लोक जीवन के उदाहरण कैसी है इनकी जीवन, इनके साहित्य में सामान्य जनता का जीवन इनके यहाँ पे दिखता है इनके उपन्यासों के अंदर। श्रमिक वर्ग की समस्याएं भी जो है आगे इनके उपन्यास में देखने को मिलती है। विषय वस्तु में क्या है, यहाँ पे पूंजीवादी शोषण को दिखाते हैं, श्रमिक संघर्ष को दिखाते हैं। लोक जीवन का चित्रण कैसा, श्रम, गरीबी, वर्ग संघर्ष। वही मार्क्सवादी जब लेखक आ गया तो फिर आपको वही सारी चीज़ें लिखनी जो इस तरह की है। सामूहिक चेतना हो गई, पात्र के साधारण होंगे, संघर्षशील चेतन होगा, है ना। जनपक्षधरता होगी, व्यवस्था विरोधी होंगे, इस तरह के लेखक लिखेंगे अपनी रचनाओं में। तो भाषा सरल और तथ्यपरक होगी, भावनात्मक आवेग से नियंत्रित होंगे,
है ना। सामाजिक उद्देश्य परिवर्तन करना है इनको, वर्ग संघर्ष की समझ पैदा करना है समाज के अंदर। हिंदी आलोचना में महत्व क्या है इनका, प्रगतिशील साहित्य को वैचारिक आधार स्तर के लेखकों ने दिया, भारतीय लेखकों पर भी इनका प्रभाव पड़ा है। निष्कर्षतः क्या कह सकते हैं कि रॉल्फ फॉक्स के उपन्यास लोक जीवन की सशक्त अभिव्यक्ति है, लोक जीवन की क्या है, सशक्त अभिव्यक्ति। तो इस प्रकार आपका MSD 13 का एक पूरा शॉर्ट में एक आपका सारा कंप्लीट होता है। मेरे अकॉर्डिंग तो सारे जो मैंने आपको जो एनालिसिस पे जितने जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैंने बता दिए, है ना। इसके इर्द गिर्द आपके क्वेश्चन आएंगे, कुछ अलग नहीं आएंगे, मोटी बड़ी बड़ी जो थीम्स है ना वो सारी कवर्ड हो गई है इसके अंदर। सो इस वीडियो का आप एक दो बार देख लीजिए, आपको रिवीजन कर लीजिए, आपको सब कुछ भी PDF वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा इसमें कवर हो गया है, ठीक है। सो आई होप यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग टिल द एंड एंड जय हिंद।